हेलो 10th वालों, ईडीवाइस और टारगेट 95 प्लस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज होता है रुकावट। यार जब आगे बढ़ेंगे तो उनका सफर इतना आसान नहीं होता जितना हमने पढ़ा था, और उसी रुकावट को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इसी को हम प्यार से ओम भी बोलते हैं। अब ये दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट हो और इसमें से अगर 1 एम्पीयर करंट पास हो तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, 1। रेजिस्टेंस का बेस्ट फ्रेंड कितना है, फिर मेल बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और मैं आपको ये ग्रांटेड के साथ कह सकता हूं, ये वाला फॉर्मूला या फिर ऐसा ट्रिक आपको कोई ना दिया हो क्लास 10th में। इसमें करंट सेम रहता है लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट। मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सपनों का शुरुआत एडवीज के साथ। हेलो 10th वालों, ईडीवाइस और टारगेट 95 प्लस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज का ये सेकेंड लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर हम एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे। तो आज के लेक्चर फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि उस लेक्चर में मैं सिर्फ करेंट पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, और करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज ओम्स लॉ, हमने वो भी डिस्कस किया था। ओम्स लॉ क्या था, V = IR। और हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, सिर्फ रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया ओम्स लॉ से। V = IR है, इसमें R क्या है, रेजिस्टेंस है, बस इंट्रोड्यूस किया, बस शू कर आए थे। और आज के लेक्चर इस रेजिस्टेंस के ऊपर फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है। ओके, तो लेक्चर का एंड तक रखिए। और मैं आपको इतना एश्योरेंस दे सकता हूं, अगर ये लेक्चर आप फुल देखते हो ना तो रेजिस्टेंस के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आ जाएंगे, जितने भी सवाल बनेंगे, सब का सब सॉल्व हो जाएंगे, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपने दिल से और ईडीवाइस टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस सीरीज का जो पहला लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो पहला लेक्चर था, उसमें हमारे ईडीवाइस चैनल और आपका प्यारा सा चैनल ईडीवाइस जो है वो 16+ सब्सक्राइबर गेन किया है पहले ही लेक्चर में इस सीरीज का। तो उसके लिए ईडीवाइस टीम की तरफ से मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो पे। ओके, आज के वीडियो होने वाला है बेसिकली रेजिस्टेंस के ऊपर। ओके, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हर बार की तरह टुडेज टारगेट को देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब देखेंगे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को फील करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप स्टेटस चेक करेंगे। जैसे कि आप लोगों का भी तो एक रिलेशनशिप स्टेटस होता है, तो उसी तरह रेजिस्टेंस का भी रिलेशनशिप स्टेटस चेक करना जरूरी है। अब कैसा रिलेशनशिप है वो बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टर्स की कनेक्शन देखेंगे। ओके, रेजिस्टर की चक्कर किससे चलती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हर बार की तरह हम क्वेश्चन और आंसर के ऊपर डिस्कशन थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लेक्चर में हम क्वेश्चन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए और एक वीडियो मैं लाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन वगैरह है और सैंपल पेपर के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो ये चैप्टर खत्म होने के बाद में लाऊंगा। तो ये चैप्टर का और एक वीडियो बचा है, 3rd नंबर लेक्चर, ये 2nd नंबर है। और एक वीडियो आएंगे तब जाके इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे सवाल के ऊपर। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ज़्यादा सवाल नहीं देखेंगे, बस रेजिस्टेंस को फील करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या भाई? रेजिस्टेंस होता है रुकावट। क्या होता है भाई? रुकावट। जैसे कि आप आगे बढ़ते हो तभी आपके लाइफ में थोड़ा बहुत रुकावट आते हैं, और उसी रुकावट को तुम रेजिस्टेंस मान लो। क्या मान लो भाई? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? रुकावट। ओके, तो अब देखो भाई, तुम्हारे जिंदगी में जो भी बंदा या फिर जो भी चीजें तुमको तुम्हारे गोल तक जाने के लिए रुकता है, वही क्या है? रेजिस्टेंस। अब क्या हुआ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में करेंट मतलब क्या बताया था, चार्ज का फ्लो। अब चार्ज जब आगे बढ़ेंगे तो उनका सफर इतना आसान नहीं होता जितना हमने पढ़ा था। मैंने बस आपको इतना बताया था कि चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट बनेंगे, लेकिन भाई ये चार्ज ना जब आगे बढ़ेंगे तो उनका भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, उनको भी रोकता है। जैसे कि तुम लोग आगे बढ़ते हो तो तुमको कोई रोकने की ट्राई करते हैं कि नहीं, कोशिश करते हैं कि नहीं, उसी तरह भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो भी आसान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का भी सफ़र जो है वो आसान नहीं होता। उनके भी लाइफ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं
चार्ज का फ्लो होने से भी कोई कोई रोकता है, और उसी रुकावट को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, तो आपके जिंदगी में जो भी आपको अपने ड्रीम से, अपने गोल से मतलब रोकने की ट्राई करते हैं गोल में पहुंचने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे बेसिकली। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जो चार्ज का फ्लो को बाधा करते हैं। क्या करते हैं, चार्ज का फ्लो होने से बाधा करते हैं, उसी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो बेसिकली क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ क्या, हमारा बाधा। क्या हुआ भाई, रेजिस्टेंस का मतलब बाधा। किसको बाधा करेंगे, किसको बाधा करेंगे, वो करेंगे चार्ज का फ्लो होने से बाधा प्रोवाइड करेंगे। चार्ज का फ्लो, चार्ज का क्या भाई, फ्लो होने से बाधा आप प्रोवाइड करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और हम इसको अपोज भी बोल सकते हैं। तो देखो मैं क्या बोला, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब ये होता क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी जो रेसिस्ट करता है या फिर अपोज करता है चार्ज का फ्लो होने से, चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। अब होता क्या है बेसिकली, मान लो ये कंडक्टर है, अब जब बैटरी लगाओगे तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होंगे, इसी के तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसी को, है कि नहीं। अब जब ये मूव करेंगे तो इसके अंदर और भी रुकावट थोड़ा होंगे जो इसको रोकेंगे, जब इसको फ्लो होने से रोकेंगे। बेसिकली क्या होता है, जब फ्लो करेंगे तो मोशन में रहेंगे, मोशन में इसका थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है। अब रोकेंगे तो क्या, रेजिस्टेंस आ जाएंगे, तो रोकेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट होता है। ये आगे के जो आपके 12th में जब जाओगे तब ये थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स में मिलेंगे, ड्रिप वेलोसिटी के बारे में भी पता चलेंगे, लेकिन क्लास 10 में इतना ज़्यादा है नहीं। बस इतना सोचो कि चार्ज फ्लो करेंगे तो बाधा मिलेंगे, और उसी बाधा को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो ये है, और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। अब देखो भाई, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल टू क्या भाई, आई आर। तो इससे हम लिख सकते हैं कि नहीं, R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई, जहाँ V क्या है आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, और I क्या है भाई, बेसिकली करंट होता है। तो है कि नहीं, ये टेम्पोररी फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, और एक फॉर्मूला है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसका SI यूनिट, रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है। तो SI यूनिट निकलने के सबसे बढ़िया जो तरीका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, ऐसा यूनिट थोड़ा बहुत याद नहीं रहता, क्योंकि भाई इतना सारा ऐसा यूनिट पढ़ेंगे ना फिजिक्स के लेक्चर में, जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, तो कभी कभी क्या होता है ऐसा यूनिट तुम भूल जाते हो। तब क्या करोगे, जिसका ऐसा यूनिट निकलना है उसका फॉर्मूला लिखो। तो आर रेजिस्टेंस का निकलना है, तो हम लिखेंगे आर इक्वल टू V बाई आई। अब हो गया ऐसा यूनिट। अब वोल्टेज है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट, वोल्ट है कि नहीं। अब करंट का क्या है, एम्पियर, तो हम लिखेंगे कि नहीं वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है ये रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, और इसी को हम प्यार से ओम भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जन्म ओम्स लॉ से ही होता है, V इक्वल टू आई आर। ओके, तो इसीलिए वोल्ट पर एम्पियर को हम ओम भी बोलते हैं, और इसका सिंबल कुछ इस तरह की होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट का सिंबल ओम। तो रेजिस्टेंस का ऐसा क्या होता है, ओम भी होता है, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, उसका सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरह की। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आप नोट बना रहे हो तो इसको उठाओ या फिर इसको स्क्रीनशॉट मान लो। ओके, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। अब देखो रेजिस्टेंस फ्रॉम VI ग्राफ, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें क्या देखा था, पोटेंशियल और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप वो ओम्स ने डिस्क्राइब किया था। उसमें क्या बताया था, जितना वोल्टेज बढ़ेंगे उतना करंट भी बनेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो क्या होंगे कि लीनियर देंगे, लीनियर ग्राफ बनेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेंगे, है कि नहीं। ओके, तो हम इसको करंट ले लेता है, एक्स एक्सिस में हम करंट ले लेता है, और वाई एक्सिस में हम वोल्टेज को लेता है। मतलब एक्स एक्सिस में बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेंगे, वाई में बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेंगे, है कि नहीं। अब ये होता है VI ग्राफ। अब इसी ग्राफ में से हमको क्या निकलना है, रेजिस्टेंस। अब क्या कैसे निकलना है, देखो भाई एकदम आसान तरीका है, बस ध्यान दो। तो मान लो मुझे इस पॉइंट का रेजिस्टेंस निकलना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐसे खींचूंगा, तो ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल होंगे थीटा, होंगे कि नहीं। अब ये पॉइंट इधर है। ओके, तो बताओ भाई एक्स एक्सिस में बढ़ेंगे तो क्या, करंट, तो इस पॉइंट में करंट कुछ अलग होंगे, है कि नहीं, और इस पॉइंट में करंट थोड़ा बहुत तो अलग होंगे, तो करंट का चेंज होंगे कि नहीं। और इसी चेंज को हम बोलेंगे डेल आई। डेल का मतलब ही होता क्या है, या इसको हम डेल्टा भी बोल सकते हैं।
ऐसा जो बना होता है इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। डेल्टा का मतलब क्या है, बेसिकली चेंज होना। तो इसमें करंट का चेंज है, ऊपर जाएंगे तो वोल्टेज का चेंज होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में बढ़ेंगे तो वोल्टेज चेंज होंगे। ऐसा कुछ है कि नहीं। अब हमने अभी क्या देखा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू वी बाई आई, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डेल वी बाई डेल आई लिख सकते हैं कि नहीं। और ये एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेल वी क्या है भाई हमारा परपेंडिकुलर, और डेल आई क्या है भाई बेस। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, रेजिस्टेंस इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और आपको अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो थोड़ा बहुत याद है तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है क्या हमारा टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। तो वी आई ग्राफ का जो टेन थीटा है वही क्या है, रेजिस्टेंस। और इस टेन थीटा को हम बोलेंगे स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। और हमेशा याद रखना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको रेजिस्टेंस देता है, जो कि होता है कितना है, टेन थीटा। तो हम बोलेंगे द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव द रेजिस्टेंस व्हिच इज टेन थीटा। आप इससे सवाल कैसे आता है, देखो भाई, कभी कभी आपको सवाल दे सकता है ग्राफ में से, एक ग्राफ दे दिया है आई और वी, और इसमें से दो रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये R2 है मान लो। और R1 जो एंगल बनाता है वो 45 डिग्री है, और R2 जो होता है 30 डिग्री है। और आपको पूछा गया क्या, R1 और R2 का रेशियो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये वी आई ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो हमको क्या देंगे, रेजिस्टेंस देंगे, जो कि होता क्या है, टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, R1 के लिए 45 डिग्री, क्योंकि R1 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम लिखेंगे क्या, R1 का मतलब क्या, 45 डिग्री, और R2 कितना बनाता है भाई, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 30 डिग्री, है कि नहीं। अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1030 कितना होता है, 1/√3। अब ये √3 को अगर ऊपर लेंगे तो कितना आ जाएंगे, √3/1, और इसको हम लिख सकते हैं √3:1। ये हो गया आपका रेशियो। ऐसा कुछ सवाल में आता है, ओके। तो तब जाके ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे। तो आपको याद रखना है, तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है बेसिकली वो टेन थीटा होता है, उसी को हम रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं। तो ये नोट्स आप उठा सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, तो स्क्रीनशॉट मार लो, ओके, हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, 1 ओम किसे कहते हैं। अब देखो भाई, ये वाला सवाल मैंने पहले भी कराया था, ऐसा कुछ सवाल जो 1 वोल्ट के ऊपर मैंने कराया था, 1 एम्पियर के बारे में कराया था। तब मैंने आपको एक बात बताया था, अगर ऐसा कोई दिखा 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, जो आपका यूनिट दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखो। अब यूनिट क्या है, ओम, किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। अभी मैंने देखा, तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे R इक्वल टू, अभी जो हमने पाया था, V बाई आई। अब ये रेजिस्टेंस कब 1 होंगे, जब वोल्टेज और करंट दोनों 1 होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। लिख सकते हो कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो देखो भाई, जब एक कंडक्टर को 1 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू 1 एम्पियर करंट पास होंगे, तो उसका जो रेजिस्टेंस बनेंगे उसी रेजिस्टेंस को हम 1 ओम बोलेंगे। अब मान लो ये कंडक्टर है, अब ये दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 1 वोल्ट हो और इसमें से अगर 1 एम्पियर करंट पास हो, तो इसका जो रेजिस्टेंस बनेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, 1 ओम बोलेंगे। अब देखो भाई, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, देखो, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt is produced across its end when 1 ampere of current flows through it. Okay, ये तो हो गया। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो वोल्टेज को बिना चेंज किए करंट को रेगुलेट कर सकता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब सिंबल पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा कुछ है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टर, इसका जो रेजिस्टेंस बनेंगे R, और ये है फिक्स रेजिस्टर या फिर कांस्टेंट, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेंगे। और अगर ऐसा कुछ बना, इसको बोला था हम वेरिएबल रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस जो होता है चेंज होता है। तो रियोस्टेट जो होता है बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो करंट को रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। ओके, वोल्टेज को बिना चेंज किए ही करंट को रेगुलेट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, रियोस्टेट। आई होप आपको समझ में आ गया है। ओके, अगर नोट करना है तो कर लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लो भाई। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है।
रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का बेस्ट फ्रेंड कितना है, और समझ गए हो क्या, गर्लफ्रेंड कितना है, या फिर मेल बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप स्टेटस, दैट इज रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कौन कौन सी फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, कौन कौन सी फैक्टर्स है ऐसा जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो देखो भाई, रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड करता है एक कंडक्टर का लेंथ के ऊपर, उसकी एरिया के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर, और कंडक्टर का जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो लेंथ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। भाई देखो भाई, अगर लेंथ ज़्यादा है, मान लो तुम्हारा सफ़र ज़्यादा है तो मुश्किलें भी ज़्यादा आएंगे, सफ़र ज़्यादा है तो मुश्किलें भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो उसी तरह अगर लेंथ ज़्यादा है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगे, मतलब मुश्किलों को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सफ़र ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, सॉरी। तो हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? अगर लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावटें भी ज़्यादा होंगे। भाई जितना सफ़र होंगे चार्ज का फ्लो होना उतना ही मुश्किल हो जाएंगे, उतना ही उस चार्ज के फ्लो में क्या आ जाएंगे, रुकावटें आ जाएंगे। और इसी रुकावटें का हम क्या बोलेंगे भाई, रेजिस्टेंस बोलेंगे, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं क्या, अगर एक कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होंगे। तो मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बोल सकते हो कि नहीं? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। सॉरी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, सर ये हो गया पहला नंबर। और सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड में हमने ये भी देखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। हम नेक्स्ट लिखेंगे एरिया ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एरिया अगर ज़्यादा होंगे, सॉरी, अरे यार, हेलो हाँ रशीद স্যার তোমার ফোন তো চলছে এ ভাই মুই অনলাইন ক্লাস কৰি আছোঁ, অলপ পরে কল কৰিছোঁ, হ্যাঁ অলপ পরে কল কৰিছোঁ। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली एक कंडक्टर का एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप मान लो एक दरवाजे है जो बेसिकली मान लो 2 फुट का है। अब 2 फुट का दरवाजे है, मान लो एक साथ 4 बंदा जा रहे हैं, 4 बंदा जा पाएंगे क्या? आपको जाना कितना है? 4 बंदा जाना है। तो 4 बंदा जो क्या होंगे, 2 फुट का जो दरवाज़ा है उसके थोड़ा जा सकते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर तुम दरवाज़ों का थोड़ा बहुत बड़ा बनाओगे, 5 फुट या फिर 6 फुट बनाओगे, तो क्या एरिया बड़ा हो गया, तो ये आसानी से जा सकते हैं कि नहीं? उसी तरह एक कंडक्टर का या फिर वायर का अगर एरिया कम होंगे तो उसके थ्रू चार्ज का फ्लो भी कम होंगे। ओके, चार्ज का फ्लो भी कम होंगे। चार्ज का फ्लो कम होंगे मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं? तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो हम बोलेंगे कि नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बोल सकते हो कि नहीं? ये हम नंबर 2 दे देते हैं। और अगर मैं नंबर 1 और नंबर 2 को एक साथ लिखूं, नंबर 1 और नंबर 2 को मैं एक साथ लिखूं, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। बोल सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? ओके, अब देखो भाई, आप लोगों को पता है या फिर पता नहीं है, फिर सुन लो
कि जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटा देके एक इक्वल साइन लेके आएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेंगे हमको। क्या मिलेंगे भाई? कांस्टेंट। तो मैं लिखूंगा r इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया तो इक्वल आ गए, साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाएंगे। और इसी कांस्टेंट को हम इसमें रो ले लेते हैं। क्या? रो। इसको क्या बोलते हैं भाई? रो। तो हम लिखेंगे रो L बाई ए, रो L बाई ए। और यही होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इक्वल टू रो L बाई है। और ये रो जो होता है, इसी रो को हम प्यार से रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो हमने क्या देखा पहले कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, और एरिया के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक फॉर्मूला हमको मिला R इक्वल टू रो L बाई है, और ये रो क्या है? कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और थर्ड नंबर जो है फैक्टर्स जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल का जो नेचर है उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड थोड़ा बहुत करते हैं। ओके, मैटर का नेचर के ऊपर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। ओके, और आपको एक बात हमेशा याद रखना, ये नेचर का मतलब ही क्या होता है? रो, रेजिस्टिविटी। अगर ये जो नेचर है, मटेरियल का नेचर कैसा है, अगर इसको आपको जानना है तो रेजिस्टिविटी के बारे में भी जानना होंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी ही है क्या है जो नेचर डिफाइन करते हैं। एक मटेरियल, एक कंडक्टर का जो नेचर है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी के ऊपर। जिसका रेजिस्टिविटी कम, उसका वो मटेरियल जो है वो अच्छा क्वालिटी का होता है, और जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है वो मटेरियल थोड़ा बहुत लो क्वालिटी का होता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेचर को ही डिफाइन करता है। ओके, अब देखो भाई क्या होता है। अब कंडक्टर जो होता है, जो कि मटेरियल होता है, वो देखो भाई कंडक्टर हो सकता है जिसके थ्रू करंट पास होता है। कंडक्टर मतलब क्या है? इसके थ्रू करंट पास होंगे, तो करंट पास होंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत कम होंगे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टिविटी कम, और अगर रेजिस्टिविटी कम होंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होंगे। कैसे? आप इसमें देखो भाई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएंगे। ओके, अब देखो क्या होता है नेचर ऑफ द मटेरियल में। देखो भाई, कंडक्टर में रेजिस्टिविटी थोड़ा बहुत कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो करंट इजीली फ्लो हो सकता है। करंट क्या होता है? इजीली फ्लो हो सकता है। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी थोड़ा बहुत हाई होता है तो रेजिस्टेंस भी हाई होंगे, तो चार्ज थोड़ा बहुत फ्लो हो सकता है, लेकिन चार्ज को फ्लो होने का मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता। सेमीकंडक्टर थोड़ा थोड़ा हो सकता है। ओके, तो उसी तरह और एक क्या है? इंसुलेटर। क्या है भाई? तो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा हाई है, इतना हाई है मतलब बोल ही नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ही हाई होंगे। अब रेजिस्टेंस बहुत हाई होंगे, चार्ज का फ्लो ही नहीं होंगे, तो इसीलिए तो इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं होता, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई रहता है, और रेजिस्टिविटी हाई है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रुकावटें ज़्यादा है, चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमको इंसुलेटर में से करंट फ्लो करने को नहीं देखने मिलता। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 3 फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। और लास्ट में और एक है जो हम पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कैसे करता है? टेम्परेचर ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होंगे, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, ये आपको क्लास 12 में और डिटेल्स में मिलेंगे कैसे करता है ये। ओके, एक फॉर्मूला आता है R इक्वल टू R0 वगैरह, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला है। ओके, तो हम ये 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ द कंडक्टर, और तीसरा क्या देखा? नेचर ऑफ द मटेरियल, और लास्ट में क्या देखा? हम टेम्परेचर देखा। आई होप आपको समझ में आया। और अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह है या फिर कोई मेरे से गलती हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं अगली क्लास में उसको रेक्टिफाई करने की ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा। ओके, ये उठाओ, हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टिविटी। अभी हमने क्या, रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होता है? एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, हम ऐसे मान लेंगे, एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी ही होता है रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होंगे, है कि नहीं? अब देखो भाई, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, R इक्वल टू रो L बाई ए। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया था, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रो इक्वल टू R A बाई L लिख सकता हूँ कि नहीं? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ।
ओके, तो ये हो गया रो का फॉर्मूला। अब बताओ, अगर ये फॉर्मूला में एरिया और लेंथ दोनों यूनिट हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो हो जाएंगे कि नहीं? तो मतलब क्या हुआ, एक कंडक्टर का अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है, तो तब उसका जो रेजिस्टेंस बनेंगे उसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं कि नहीं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इफ A बाई एल इक्वल टू 1, अगर A बाई एल क्या होंगे, 1 होंगे, तब उसका जो रेजिस्टेंस है उसी को हम रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे एक कंडक्टर, मान लो एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तब जाके जो उसका रेजिस्टेंस बनेंगे उसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अब देखो क्या होता है भाई, देखो the resistance offered by a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity। और एक सेंटेंस लिख लेना, it is denoted by रो। इसको हम किसे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको बॉक्स बना के रख दो। अब इसका हम ऐसा यूनिट देखेंगे। अब ऐसा यूनिट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मूला लिखो। अब फॉर्मूला ये है, रो आर ए बाई एल, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ये सिंबल याद है कि नहीं? अब एरिया क्या है? एरिया का एसिड क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो मीटर और स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या मिला हमको? ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर होता है हमारा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। ओके, तो रेजिस्टिविटी का एसिड क्या होता है? ओम इंटू मीटर। कैसे निकला? ये फॉर्मूला। ओके, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ओके, नेक्स्ट। अब एक सवाल है, क्या है भाई? सवाल है, और ये सवाल को करने से पहले मैं आपको इस सवाल से जुड़ा एक ट्रिक्स बताना चाहता हूं, जो ट्रिक से आप आसानी से इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिक क्या है, पहले देखो। सवाल को देखने से पहले हम ट्रिक को देखेंगे। मान लो आपको 2 कंडक्टर दिया, मतलब एक कंडक्टर है। इनिशियल में ये कंडक्टर का जो एरिया है वो ए है और इसका जो लेंथ है वो एल है, और इनिशियल में इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है। और आपको बोला गया क्या कि आप ये जो कंडक्टर है इसको मैंने स्ट्रेच किया, या फिर सेम कंडक्टर का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया। कितना हो गया पता नहीं, अब लेंथ जो है इसका नया लेंथ आ गया, इंक्रीज हुआ, जो कि हुआ NL। और आपको पता है एरिया और लेंथ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जितना बढ़ेंगे उतना ही एरिया घटेंगे। अब लेंथ इसमें n बढ़ा तो एरिया घट जाएंगे, एरिया हो जाएंगे A बाई एन। और इसका जो नया रेजिस्टेंस है उसको हम R डैश मानेंगे, और आपको सवाल में R डैश ही निकलना है। तो क्या होता है देखो भाई, अब ये वाला पहले वाला जो कंडक्टर है इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, R इक्वल टू रो L बाई ए, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अब बताओ, ये जो वायर है, ये जो कंडक्टर है, सेम मटेरियल से बना है, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टिविटी भी सेम होंगे, रेजिस्टिविटी सेम होंगे कि नहीं? तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि नहीं, R डैश इक्वल टू, न्यू वाले के लिए लिख सकता हूँ कि नहीं, R डैश इक्वल टू रो। अब इसमें L क्या है? NL। अब एरिया कितना है? A बाई एन। अब ये N जो है ये ऊपर जाएंगे कि नहीं? ऊपर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? R डैश इक्वल टू रो N स्क्वायर L बाई ए। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। अब हम क्या करेंगे? N स्क्वायर को बाहर लेके आएंगे, तो R डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, N स्क्वायर रो L बाई ए। अब इसमें देखो भाई, रो L बाई ए इक्वल टू क्या है? R। तो मैं ये टर्म को रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ कि नहीं, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि नहीं, R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इसमें N क्या है भाई? लेंथ का चेंज, लेंथ का चेंज। N क्या है भाई? लेंथ का चेंज। अब लेंथ कितना चेंज हुआ? लेंथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कितना बढ़ा या फिर कितना घटा वो होता है N। ओके, अगर आपको इसी तरह के सवाल है कि इनिशियल में कंडक्टर है जिसका लेंथ और एरिया दिया हुआ है, इनिशियल में उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, और आपको बोला कि उसको कंप्रेस किया है या फिर स्ट्रेस किया, तो स्ट्रेस करने के बाद उसका नया रेजिस्टेंस क्या होंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। और मैं आपको ये ग्रांटेड के साथ कह सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला या फिर ऐसा ट्रिक आपको कोई ना दिया हो क्लास 10th में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। तो अगर आपको ये ट्रिक्स याद है, ये फॉर्मूला याद है,
ऐसा सवाल आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा, अभी प्रूव कराऊंगा। अब देखो भाई, एक सवाल ले लेते हैं, ओके। अब देखो भाई, मान लो एक कंडक्टर है, आपको दिया गया है, इनिशियल में इसका एरिया ए है, लेंथ एल है, और इसका जो रेजिस्टेंस है इनिशियल में ये 4 ओम है। कितना है भाई? 4 ओम। और आपको बताया क्या कि इस जो कंडक्टर, इसको मैं स्ट्रेस किया तो इसका लेंथ थोड़ा बढ़ गया, कितना हो गया? डबल हो गया। इनिशियल में था कितना? एल, तो डबल होकर कितना हो गया? ट्वाइस एल हो गया। और इसका जो नया रेजिस्टेंस है आर डैश, वो आपको निकलना है। सवाल क्या है? देखो भाई, और एक बार बता दो, एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल में लेंथ एल है और एरिया क्या है? ए, और इनिशियल में उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। अगर मैं इसको स्ट्रेस करा तो उसका लेंथ बढ़ गया, डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होंगे? तो भाई आर डैश का फॉर्मूला क्या था? सिंपली पुट करो, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। अब एन मतलब क्या है? लेंथ का चेंज, कितना चेंज हुआ लेंथ। अब इसमें लेंथ कितना चेंज हुआ? 2, तो मैं एन के जगह 2 पुट कर दूंगा, 2 स्क्वायर आर। अब 2 के स्क्वायर मतलब क्या? 4 इंटू आर क्या है? आर होता है 4 ओम, इसमें दिया हुआ है, तो 4 कितना हो गया? 16 ओम है आपका आंसर। 16 ओम है आपका आंसर, चुटकी में आ गया। अब देखो भाई, लेंथ डबल हो गया तो 2 स्क्वायर इंटू आर 4, तो कितना हो गया? 16 हो गया। ओके, तो ये उठा लो भाई, ये वाला ट्रिक काफ़ी आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यू करने के लिए, टाइम आपका बचाएंगे। और अगर सवाल में 1-2 मार्क, 2-3 मार्क रहेंगे तो आपको वो वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, ऐसे मेथड से करना है। ओके, उठा लिया? ओके। अब ये वाला सवाल को देखो भाई, एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और उसका इनिशियल में रेजिस्टेंस है 4 ओम। और बताया गया कि उसी कंडक्टर को या फिर सेम मटेरियल से बना हुआ और एक कंडक्टर जिसका लेंथ घट गया, L/2 हुआ, और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो गया, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या है? भाई ये तो चुटकी में हो सकता है ना भाई। अब सवाल पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। जो आपको ट्रिक सिखाया मैंने वो तो सवाल पढ़ने से ही आता था, है कि नहीं? अब क्या है फॉर्मूला? आपका नया वाला रेजिस्टेंस निकल रहा है, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर। अब इसमें एन क्या है भाई? लेंथ कितना चेंज हुआ? L/2 हो गया, मतलब हाफ घट गया। L/2 मतलब क्या? हाफ, तो हाफ गया, हाफ घट गया, तो एन के जगह हाफ बैठा दो, 1/2 होल स्क्वायर। आर क्या है भाई? आर तो 4 है, तो हो गया 1/4 इंटू 4। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ओम, तो हो गया। 30 सेकंड में आपका आंसर निकल के आया। ये तो शॉर्ट ट्रिक था। अब करोगे कैसा? अगर मान लो इसको अगर सवाल में दे दिया, 2-3 मार्क दे दिया, तो कैसे करोगे? तो ये वाला ट्रिक नहीं लगाना। अब ये वाला फॉर्मूला से तुम वेरीफाई कर सकते हो तुम्हारा जो आंसर है वो सही आया या गलत आया। ओके, तो इसके लिए ट्रिक्स है, तो आसानी से सवाल मतलब आंसर आ गया। ओके, तो करेंगे कैसे? आप देखो भाई, आपको दिया है एक कंडक्टर इनिशियल में, इसका जो लेंथ है एल है। सबसे पहले फिजिक्स का जो सवाल है, सवाल करने से पहले उसका एक डायग्राम ड्रॉ करो। जब डायग्राम ड्रॉ करते हो ना, तभी 50% सवाल सॉल्व हो जाता है, याद रखना। तो इनिशियल में एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल है और एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, ये बताया है। अब सेम मटेरियल से और एक कंडक्टर है, अब उसका रेजिस्टिविटी से होंगे, तो लेंथ घट के क्या हुआ? L/2 हुआ, तो एरिया बढ़ गया ट्वाइस है, और नया वाला रेजिस्टेंस और निकलना है आपका आर डैश। अब ओल्ड में रेजिस्टेंस में लिख सकते हो कि नहीं? R इक्वल टू रो L/A। अब ये R मतलब क्या? 4, तो 4 इक्वल टू रो L/A लिख सकता हूँ कि नहीं? ये वाला कंडक्टर के लिए, पहले के लिए। अब नए वाले के लिए R डैश इक्वल टू में लिख सकता हूँ कि नहीं? रो L मतलब क्या है इसमें? L/2, और A मतलब क्या है? ट्वाइस है, और ये 2 नीचे आ जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं? R डैश इक्वल टू रो L/4 है। अब ये 4 को बाहर लेके जाएंगे, तो R डैश इक्वल टू 1/4 रो L/A। अब रो L/A के मतलब क्या है? 4, क्या है भाई? 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? R डैश इक्वल टू 1/4 इंटू 4, तो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो भाई हो गया ना भाई? भाई इतना टाइम लगा, 2 मिनट लगा ये सवाल सॉल्व करने में, और सेम चीज़ आपको बस 30 सेकेंड में आ जाता। वो वाला ट्रिक क्या था? एन स्क्वायर आर। अब एन कितना चेंज हुआ? L/2, दैट इज हाफ हो गया, तो हाफ स्क्वायर इंटू आर कितना है? 4। हाफ स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू 4, 1 ओम। ये मुंह में हो जाता है, 30 सेकेंड में आंसर आ गया। ओके, तो जल्दी से उठाओ भाई, जल्दी से उठाओ। आई होप आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट अब क्या देखेंगे हम? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मैंने क्या बताया था? रेजिस्टर का हम कनेक्शन देखेंगे, चक्कर देखेंगे, किसके साथ चक्कर चल रहे हैं। अब देखो भाई क्या होता है, हमारे घर में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टर्स होता है बेसिकली। अब मान लो एक से ज़्यादा रेजिस्टर है, तो उसको कनेक्शन कैसे करेंगे?
अब कनेक्शन करा तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, जब एक से ज़्यादा रेजिस्टर होंगे तो उसको कनेक्शन करने का दो मेथड है। एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो तो उसको कनेक्शन हम क्या करेंगे, कनेक्शन दो मेथड से कर सकते हैं। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, रेजिस्टर्स, तो इसको कनेक्शन करने का, एक से ज़्यादा अगर रेजिस्टर होंगे तो कनेक्शन करने का दो मेथड है। पहला मेथड जो है वो है सीरीज। पहला क्या है भाई, सीरीज में हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है भाई, हम उसको पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो भाई, सीरीज कब होंगे, पैरेलल कब होंगे। अब सवाल जो होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो बच्चे तो कर पाता, लेकिन क्या होता, कुछ कुछ बच्चे को वो कनेक्शन ही समझ में नहीं आता, वो सीरीज में है दिया हुआ है या पैरेलल में दिया हुआ है। सवाल में जो दिया हुआ है कनेक्शन वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इसीलिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात, अगर सीरीज कनेक्शन है, याद रखना सीरीज कनेक्शन मतलब ही क्या है, अगर एक ही वायर में रजिस्टर कनेक्टेड है, सबका सब रजिस्टर अगर एक ही वायर में कनेक्टेड है तो उसको हम सीरीज मानेंगे। और अगर वायर में से जॉइंट लेके रजिस्टर कनेक्शन किया है तो उसको हम बोलेंगे हम पैरेलल। अब देखो भाई, इसको फील करो, इसको भाई फील करो। अब मान लो, आप इसमें देखो भाई, मान लो ये एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ऐसे करके ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है। अब देखो भाई, स्टार्ट यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ से हुआ, और ये पूरा का पूरा एक वायर ही है। अब ऐसा अगर सवाल में है, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, बच्चों को लगता है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। अब तुम ध्यान से देखोगे कि भाई ये एक ही वायर में 4 रजिस्टर कनेक्टेड है। अगर एक ही वायर में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। अब मान लो, अब ऐसा एक वायर गया है, इसके एक रजिस्टर R है मान लो, और मैंने इस पॉइंट में कनेक्ट करके और एक वायर ले लिया जिसमें और एक रजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब देखो भाई, ये कनेक्शन बना कि नहीं, ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं। तो ज्वाइनिंग हुआ तो मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर एक ही वायर में होंगे तो सीरीज में, और अगर ज्वाइनिंग होंगे तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल। बस इतना याद रखना, हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, सीरीज में आपका जो करंट है वो सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट रहता है। हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उसमें जो करंट होता है वो एक सेम होता है, क्योंकि एक ही वायर में है ना। तो एक ही वायर में जो करंट जाएंगे वो तो सेम ही होंगे ना, एक ही वायर है। अब पैरेलल में क्या होता है, एक से ज़्यादा वायर होता है, एक से ज़्यादा वायर होंगे तो करंट जो होता है डिवाइड हो जाता है। तो हम पैरेलल में बोलेंगे क्या, करंट तो इसमें डिफरेंट होंगे, क्योंकि करंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है। एक से ज़्यादा ज्वाइनिंग है, एक से ज़्यादा वायर होंगे तो करंट भी डिवाइड हो जाएंगे। ओके, और इसका जो वोल्टेज होंगे पैरेलल का वो सेम रहता है। आपको ये याद रखना है भाई। तो सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है, अलग रहता है। और पैरेलल में क्या होता है, करंट डिफरेंट रहता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। बस आपको इतना याद रखना, हो जाएंगे। अगर उठाना है तो उठा लो भाई। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब हम देखेंगे रेजिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होंगे। अब सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, एक ही वायर में सब कुछ होता है। तो मैंने क्या किया भाई, 3 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब एक ही वायर में 3 रेजिस्टर ले लिया। तो 3 रेजिस्टर ले लिया एक ही वायर में। मान लो पहले वाले का तो रेजिस्टेंस है R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3, और कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, और ये एक की है जो कि क्लोज है, मतलब करंट पास होंगे इसमें। अब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, कन्वेंशनल करंट मैंने बताया था, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज इधर है तो अपोजिट में क्या होंगे, करंट का फ्लो होंगे। तो करंट कुछ ऐसा जाएंगे I करंट, और इसका जो वोल्टेज है V होंगे मान लो। अब वोल्टेज V है, ये टोटल वोल्टेज है, तो करंट भी टोटल I जाएंगे, और इसमें करंट सेम रहेंगे, लेकिन हर एक रेजिस्टर में वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होंगे। तो मान लो R1 रेजिस्टर के लिए वोल्टेज जो होता है V1, R2 के लिए V2, और R3 के लिए V3 मान लो। अब हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमेशा याद रखना, जो डिवाइड हो रहा है उसी से स्टार्ट करो। अब इस पॉइंट में क्या हुआ, वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड हुआ है, तो उसी में से स्टार्ट करो। तो मैं टोटल वोल्टेज को लिख सकता हूँ कि नहीं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब ये तीनों वोल्टेज को जोड़ दूं तो टोटल वोल्टेज मिलेंगे कि नहीं। और टोटल वोल्टेज को हम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, टोटल का मतलब इक्विवेलेंट भी होता है, याद रखना, इसमें आ जाएंगे। तो अब देखो भाई, हमको ओम्स लॉ तो पता है, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू IR था। ओके,
अब भी इसमें क्या है, टोटल वोल्टेज है, तो करंट तो सेम होंगे, करंट तो डिवाइड नहीं हुआ ना, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर जोड़ दूं उसको हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर टोटल वोल्टेज होंगे, रेजिस्टेंस भी टोटल होना चाहिए, करंट सेम है, करंट तो आ ही रहेंगे ना। तो अब देखो भाई, मैं भी के लिए, भी इसमें क्या है, टोटल वोल्टेज है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, आई आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ये वोल्टेज के लिए जो हमारे वोल्टेज बनेंगे ये, उसको मैं लिख सकता हूँ आई और इसका टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब V1 के लिए लिख सकते हो कि नहीं, आई R1 आई R1, V2 के लिए लिख सकते हो आई R2 की, आई तो सेम ही है, V3 के लिए आई R3। तो देखो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, लिख सकते हो कि नहीं भाई, लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो इसमें और एक लिख सकता हूँ मैं, आर आई इक्विवेलेंट इक्वल टू, आई को कॉमन लेते हैं, तीनों में आई सेम ही है, करंट सेम ही है, तो कॉमन ले लो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। तो आई आई कैंसिल, रहा क्या, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमेशा याद रखना, सीरीज में जब भी कनेक्ट होंगे रेजिस्टर्स और आपको पूछा जाएंगे टोटल रेजिस्टेंस निकलने के लिए, तो तब आप क्या करेंगे, सिंपली उसको प्लस करो, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अगर एक ही वायर में कनेक्शन है तो सीरीज में है, अगर सीरीज में रेजिस्टर कनेक्टेड है और आपको पूछा जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, आप बस उसको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। समझ में आ गया क्या? ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। तो और एक बात देखो भाई, हमेशा इसमें और एक मैं ऐड करना चाहता हूं। मान लो ये रजिस्टर n नंबर तक है, इसमें तो मैंने 3 रजिस्टर ले लिया, मान लो n नंबर तक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे करते 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 n नंबर तक। अब मान लो हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम ही है और वो रेजिस्टेंस है R। हम सब रेजिस्टर को आइडेंटिकल मानते हैं, आइडेंटिकल मतलब कि सेम है, मान लो सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो मैं अगर ऐसा होता है, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सब सेम है और सबका रेजिस्टेंस क्या है, R है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस, ऐसे करते करते n नंबर तक। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR, R इक्वल टू NR। अब इसमें n क्या है, n क्यों ले लिया, कि सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालो जो दिया होंगे सवाल में, और कितना रेजिस्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएंगे। अब n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। तो मान लो, अब देखो क्या होता है, मान लो 5 ओम का रेजिस्टर, 5 ओम का रेजिस्टर 10 रेजिस्टर, 5 ओम का 10 रेजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, और आपको पूछा गया कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, तो R इक्विवेलेंट आ जाएंगे क्या, कितना रेजिस्टर है, 10, हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 ओम। आई होप आपको समझ में आ गया है, तो ये उठाओ भाई, हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन हो तो तब उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे बनेंगे। और आपको बताया था पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, क्योंकि डिवाइड हो जाता है, जॉइनिंग रहता है। अब देखो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिया, कितना लिया भाई, 3 रेजिस्टर ले लिया जो कि पैरेलल कनेक्शन में मतलब जॉइनिंग में होंगे। मान लो ये एक रेजिस्टर है और इसमें ज्वाइन करके मैंने और एक रेजिस्टर ले लिया और एक रेजिस्टर ज्वाइन करके ले लिया, 3 रेजिस्टर है, और इसका R1 है रेजिस्टेंस, इसका R2 और ये क्या है R3 मान लो, और कनेक्टेड किस में है, एक बैटरी के साथ। तो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये प्लस है ये माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो करेंगे, आई करंट गया। अब इस पॉइंट में आके ये करंट डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि वायर अलग अलग है। मान लो ऊपर वाले से I1 करंट जाता है, बीच वाले से I2 और लास्ट में क्या होता है I3 करंट जाता है। अब तीनों करंट गया, इस पॉइंट में तीनों करंट ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर फिर से I करंट वापस आ जाएंगे। याद रखना, जितना करंट जाएंगे उतना ही करंट वापस भी आएंगे। यही तो वोल्टेज का जो क्या है फिलोसफी, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट है, जितना बाहर निकलेंगे उतना ही आना पड़ेंगे। मान लो मैंने आपको 500 रुपये उधर ले दिया, क्या हुआ, आप मतलब कुछ प्रॉब्लम में हो, आप बोला कि सर मुझे एक 500 रुपये दे दो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। अब 500 रुपये मैंने दे दिया आपको, कितना दिया, 500 दे दिया, और वो 500 रुपये ले लिया, और आपका 2 फ्रेंड और जो प्रॉब्लम में है, आपने क्या किया, दोनों को 250 करके बांट दिया। अब लिया कितना, 500, जोड़, अब डिवाइड किया कितना, 500 करके। जब तुम मुझे पैसे लौटाओगे तो क्या करोगे, दोनों से लेके जोड़ोगे, जोड़ के मुझे कितना दोगे, 500 ही दोगे ना।
तो क्योंकि मैंने 500 दे दिया, अब उसी 500 को तुमने डिवाइड किया, अब लौटाने वक्त क्या करा, जोड़ा और मुझे दे दिया, है कि नहीं। तो करंट आई करंट निकला, ये जो वोल्टेज इसका V है वोल्टेज मान लो, अब V वोल्टेज से करंट I निकला, अब डिवाइड हो गया, फिर से जोड़ के I ही वापस आ जाएंगे। और हर एक पॉइंट में इसके वोल्टेज जो है सेम होंगे, करंट डिफरेंट है। और आपको ड्राइव करने के लिए मैंने क्या बताया, जो डिवाइड होता है उसी से स्टार्ट करो। तो I करंट डिवाइड हो गया, I1 I2 I3 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और आपको पता है ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो हमको चाहिए क्या, करंट, तो I इक्वल टू V/R लिख सकते हो कि नहीं। अब इसमें वोल्टेज तो सेम होंगे, तो रेजिस्टेंस और करंट डिफरेंट होंगे। तो टोटल करंट के लिए रेजिस्टेंस भी टोटल होंगे, दैट इज R इक्विवेलेंट। और R1 के लिए मैं लिख सकता हूँ क्या, V/R1, और इसके लिए V/R2, ये V/R3। तो टोटल के लिख सकते हो क्या, V/R इक्विवेलेंट, और इसके लिए V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 लिख सकते हो कि नहीं। अब V/R इक्विवेलेंट, अब ये तीनों वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज को कॉमन ले लो, तो आ जाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V कैंसिल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट के रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और भी हो सकता है। और हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टर अगर सीरीज कनेक्शन में है उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम बनेंगे, और अगर पैरेलल में होंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम बनेंगे, मिनिमम होंगे। क्योंकि जब पैरेलल कनेक्शन करोगे तो रेजिस्टेंस भी घट जाएंगे, क्योंकि 1/R है रिसीव पोर्ट के लिए। ओके, समझ गया। ओके, अब मान लो क्या हुआ, ऐसे n नंबर तक रेजिस्टर है। अब इसमें कितना, मैंने 3 रेजिस्टर ले लिया, अब मान लो n नंबर तक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते 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 n नंबर तक आपका रेजिस्टर है। अब मान लो पूरा का पूरा रेजिस्टर का, अब सबका सब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम ही है, मतलब आइडेंटिकल है। तो मान लो इफ़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, और इसको मैं R रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, तो हो जाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे करते 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 n नंबर तक जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R इंटू n। आप ये n ऊपर जाएंगे, तो मुझे क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए या 1/R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं इसको उल्टा दूंगा, उल्टा करके रख दूंगा, तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये भी उल्टा जाएंगे, R ऊपर जाएंगे, और नीचे क्या रहेंगे, n। तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टर होंगे जिसके रेजिस्टेंस सेम अगर है, तो फॉर्मूला हो जाएंगे ऐसे। अब n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर, नंबर ऑफ रेजिस्टर है आपका। अब मान लो आपको बोला गया कि मान लो 10 ओम का रेजिस्टर, कितना, 10 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम का पास रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन है, 10 ओम का पास रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन है, और आपको टोटल रेजिस्टेंस निकलने के लिए दिया। आप क्या करोगे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n। अब इसमें R कितना है, 10 ओम है, कितना रेजिस्टर है, 5, तो काट दो, कितना आ गया, 2 ओम। तो 2 ओम है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 2 ओम कितना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब मिनिमम आ गया। अगर पैरेलल कनेक्शन में दे देंगे तो ये मिनिमम आ जाएंगे, और अगर सीरीज में देंगे तो ये मैक्सिमम आ जाएंगे। अब देखो भाई इसमें होता क्या है, देखो 10 ओम का रेजिस्टर है, तो अगर मैं इसको सीरीज कनेक्शन लगाता तो कितना होता, पास है तो 50 हो जाता, प्लस कर देते, 5 × 10 कितना हो गया, 50 ओम हो जाता सीरीज कनेक्शन में। और उसी रेजिस्टर को मैं अगर पैरेलल कनेक्शन कर देता हूँ, कितना आ जाता है, 2। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको 2-3 रेजिस्टर दिया है और आपको पूछा गया कि अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलना है, मिनिमम निकलना है, तो तब क्या करोगे, मैक्सिमम के लिए आप रेजिस्टर को क्या करो, सीरीज कनेक्शन दे दो, और पैरेलल के लिए आप क्या करो, पैरेलल कनेक्शन, सॉरी, और मिनिमम के लिए आप क्या करो, उसको पैरेलल कनेक्शन कर दो। मैक्सिमम के लिए सीरीज, मिनिमम के लिए पैरेलल। अब सीरीज होंगे तो प्लस करते जाओ, और पैरेलल होंगे तो फॉर्मूला होंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करते जाएंगे। ओके, आया समझ में आ गया, तो उठा लो। तो आज के क्लास इसी में समाप्त होता है, और इसके लिए थैंक यू आप लोगों को। ओके, और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग अगर हमारे चैनल को और आपका प्यारा सा चैनल eDevice को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इसमें हम ज़बरदस्त
कंटेंट लाने वाले हैं। तो इस साल का ये एंड है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत स्पीड जा रहे हैं। अगली साल जो है इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके दौरान आपको क्वालिटी एजुकेशन और ढेर सारे कंटेंट जो है क्वालिटी आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल में। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान जो YouTube में जितना भी चैनल है उसमें वन शॉट वगैरह वीडियो तो लाते हैं, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं करता, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ आपको थियोरी पढ़ाया जाता है। और आपको या इतना तो पता होंगे कि फिजिक्स जो है विदाउट न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, सिर्फ थियोरी करते गया तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होंगे। अब जितने भी पढ़ाया था ये थियोरी था, कैसे अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो एंड तक देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, दिल से थैंक यू। और eDevice टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, ये करेंट चैप्टर का जितना भी नोट्स वगैरह है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल eDevice के व्हाट्सएप चैनल में मिल जाता है। तो वो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया होंगे, तो उसमें जाके उसको सब्सक्राइब करो या फिर जो भी करना है कर लो, और उसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो। थैंक यू। आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।